नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जासूसी यह शब्द सुनते ही मन में एक ख्याल आता है। हैट, ओवरकोट, आंखों में चश्मा और एक रोमांच और कमोवेश एक ऐसे किरदार के विषय में जो एक आम आदमी से थोड़ा ऊपर का कद रखता हो। और अगर स्टीरियोटाइप सोच भी लिया तो जेम्स बॉन्ड या फिर शर्लक होम्स का अक्स उभरता है। बहरहाल, जासूसी का सबसे बड़ा उसूल की कोई उसूल नहीं। दूसरा ये कि बाएं हाथ से काम करो तो दाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। इन सब खूबी का होना तो निहायत ही जरूरी है और छपास रोग से कोसों दूर। इन सब का अचूक मिश्रण अगर हिंदुस्तान में किसी के पास था तो आज उस शख्स की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जिनका नाम था रामेश्वर काव। शायद बहुत कम लोगों को इनके विषय में जानकारी हो और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत थी और यही होना भी चाहिए इस पेशे से जुड़े लोगों का। बहरहाल, काव का जन्म 10 मई 1918 को बनारस के धनिक कश्मीरी पंडितों के घर हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया और 1939 में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्ववर्ती इंपीरियल पुलिस में भर्ती हुए। 21 जनवरी 1942 को काव ने इलाहाबाद के न्यायमूर्ति तेज नारायण मुल्ला की बेटी मालिनी से विवाह किया था। उनकी एक बेटी भी थी। काव को एक निजी आदमी के रूप में जाना जाता था और शायद ही कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा जाता था। 3 जून 1947 को काव को केंद्रीय खुफिया ब्यूरो में नियुक्त किया गया था, जो ब्रिटिश और मुस्लिम अधिकारियों के प्रभुत्व वाले कुछ एक विभागों में से एक था। आजादी के बाद काव का पहला काम था वीआईपी की सुरक्षा करना। 1951 में जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने स्वतंत्र भारत का दौरा किया तो काव को उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया और इसकी मानगी यूं थी कि महारानी की तरफ किसी ने भीड़ से गुलदस्ता उछाल दिया था और उसे महारानी की तरफ पहुंचने से पहले काव साहब ने कैच कर लिया। इस पर महारानी ने कमेंट्स किया था, गुड क्रिकेट। काव साहब उस वक्त भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सुरक्षा प्रमुख थे। 1955 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चू एन लाई को कश्मीरी प्रिंसेस नामक एक एयर इंडिया की उड़ान पर बांडुंग सम्मेलन में भाग लेने के लिए हांगकांग से उड़ान भरनी थी। सौभाग्य से चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीमार हो जाते हैं और अंतिम समय में अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं। लेकिन वही विमान इंडोनेशिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें सभी शीर्ष चीनी अधिकारी और पत्रकार मारे जाते हैं। काव ने घटना की जांच की और बताया कि इस घटना के पीछे ताइवान का खुफिया विभाग था। चीनी प्रधानमंत्री काव की जांच से पसंद थे और काव को व्यक्तिगत यात्रा के लिए भी उन्होंने चीन में आमंत्रित किया था। नेहरू जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने 1957 में उन्हें घाना भेजा गया, जहां उन्होंने 1 साल तक काम किया और देश की खुफिया एजेंसी फॉरेन सर्विस रिसर्च ब्यूरो FSRB का गठन किया। 1965 का युद्ध और बढ़ती विदेशी घुसपैठ को कम करने के उद्देश्य और भारत को प्रभावशाली बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपने कश्मीरी सर्किल में क्रमशः BN कौल, PN हक्सर और रामेश्वर काव थे से एक ऐसा विंग बनाने की चर्चा की जो MI6, मोसाद और CIA की तर्ज पर हो। और इसी तरह इन चर्चा के बाद एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक डिप्टी डायरेक्टर काव ने 1968 में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय खतरों पर केंद्रित एक खुफिया एजेंसी को बाहर निकालने के लिए उसे पूर्व में विभाजित किया था। उन्होंने एक छोटी सी टीम के साथ शुरुआत की थी, IB से 250 चुने हुए एजेंट, जिन्हें बाद में मिस्टीरियस काव बॉयज के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता आंदोलन पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में शुरू हुआ था। 1970 में काव ने इसका लाभ उठाया और बांग्लादेश मुक्ति सेना के 1 लाख से अधिक सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। काव का खुफिया नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसे पता था कि पाकिस्तान कब भारत पर हमला करेगा। उस सूचना के आधार पर भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया। काव को 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच तीसरे युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए बांग्लादेश के वास्तुकार के रूप में पहचाना जाने लगा। जब पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया गया था, भारत की खुफिया सेनाएं 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में सक्रिय थी। युद्ध शुरू होने के बाद ही सक्रिय हो गई। काव मुख्य संचालन के प्रभारी थे। 13 दिन तक चले युद्ध में रॉ ने सक्रिय रूप से मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश मुक्ति बल पश्चिम पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने में मदद की।
केवल 4 अधिकारियों की मदद से रामेश्वर काओ ने सिक्किम के विलय का अभियान चलाया। दुनिया भर की खुफिया एजेंसी में से किसी की भी खुफिया जानकारी लीक नहीं हुई, खासकर सीआईए को। सीआईए का इसमें एक निजी स्वार्थ था। उनकी नाक के नीचे से सिक्किम को 1975 में भारत में मिला दिया। हुआ ये था कि 1974 में तत्कालीन शासक चोंग्याल वंश के खिलाफ संभावित तख्ता पलट के बारे में चेतावनी देने वालों में से श्रीमती गांधी के अलावा वे एक इकलौते थे। उन्हें आशंका थी कि चीन सिक्किम शासक के इशारे पर भारत में कदम रख सकता है और राज्य पर अधिकार कर सकता है। बाद के एक जनमत संग्रह में भारत के साथ विलय के लिए सिक्किम के अधिकांश वोटों को देखा गया और तत्कालीन रक्षक देश में 1975 में अपने 22वें राज्य के रूप में शामिल करवा लिया गया। जून 1975 की एक छोटी सी घटना है। एक सुपारियों का निर्यातक ढाका में आता है और किसी तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान से मीटिंग करता है और रहमान साहब को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक तख्ता पलट होने वाला है और उनकी साजिश के पीछे सैन्य अधिकारी हैं। उन्होंने बाकायदा उन सैन्य अधिकारियों का नाम भी बताया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। बहरहाल कुछ हफ्तों बाद रहमान और उनके परिवार के 40 सदस्यों की हत्या बहुत ही दुर्दांत तरीके से सैनिक अधिकारियों द्वारा कर दी गई। इस सुपारी निर्यातक का नाम क्या था पता है? हमारे दार्शनिक स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ, वही सुपारी निर्यातक के भेष में थे। एक और बानगी, 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे जनरल जियाउर रहमान ने कहा था एक बार इंदिरा गांधी जी से कि ये आपका जो आदमी है काओ, ये मुझसे ज्यादा मेरे देश के बारे में जानता है। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता खो देती है और इस दौरान सत्ता में आते हैं मोरारजी देसाई और उसी बीच एक सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा था रॉ का, जिसका नाम था ऑपरेशन कहूटा। कहूटा भारत के परमाणु कार्यक्रम का जवाब था, जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का गुप्त स्थान था। वास्तव में कहूटा जुल्फिकार अली भुट्टो की मौन प्रार्थनाओं का जवाब था। तो रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु रहस्य की खोज कैसे की? वास्तव में हम सीआईए को हराने में कामयाब रहे थे। रॉ को वास्तव में एक परमाणु संयंत्र के पास एक नाई की दुकान पे के फर्श पे उनका जवाब मिला। वैज्ञानिकों ने वहां पे गिरे हुए बालों के नमूनों का विश्लेषण करके देखा कि हथियार ग्रेड गुणवत्ता के लिए यूरेनियम को समृद्ध करने की क्षमता विकसित की गई है। उस कटे हुए बालों से उन्होंने उस चीजों को ट्रेस आउट किया था और इस प्रकार पाकिस्तान से अनभिज्ञ रॉ 1977 में कहूटा के परमाणु संयंत्र में घुसपैठ करने में कामयाब रहा। वास्तव में 1978 की शुरुआत में कहूटा परमाणु संयंत्र का पूरा खाका भारत को रॉ के पाकिस्तानी एजेंटों में से एक ने 10,000 अमेरिकन डॉलर की मामूली सी राशि में पूरी की पूरी जानकारी देने की पेशकश की थी। हालांकि प्रोटोकॉल के अनुसार रॉ को पीएम की मंजूरी की जरूरत थी। दुर्भाग्य से रॉ की स्थापना करने वाली महिला इंदिरा गांधी अब पीएम नहीं थी। जनता पार्टी सत्ता में थी और प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई अब रॉ की बागडोर संभाले हुए थे। रॉ के मजबूत विरोधी रहे देसाई ने एजेंसी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और देसाई ने सामान्य तौर पर जनरल जियाउल हक को सूचित किया कि जिन्होंने जुलाई 1977 में भुट्टो को कैद कर पाकिस्तान में सत्ता हासिल करी कि भारत को कहूटा और परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के बारे में अच्छी तरह से पता है। बस फिर क्या था, जियाउल हक के कान खड़े हो गए और उस तानाशाह ने हमारे हर एक एजेंट और संपत्ति को खत्म कर दिया और इस प्रकार हमेशा के लिए पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में हम अंधेरे में जा चुके। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रॉ के प्रति उदासीन थे और उनका मानना था कि यह तो बस एक और पुलिस बल है। जब उनकी इस तरह की सोच थी तो काओ ने इस्तीफा दे दिया रॉ से। काओ के इस्तीफे के बाद कहूटा के में काओ बॉयज के भाग्य को सील कर दिया, नहीं तो हर हालात की जानकारी में हम प्रवीण होते। 1980 में गांधी के दोबारा चुने जाने के बाद काओ ने फिर वापसी की और 1984 में उनकी हत्या तक उनके सुरक्षा सलाहकार के रूप में रहे। काओ के सुझाव पर ही घरेलू आतंकवादियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन किया गया था। छोटा सा रहस्य ये भी है कि 1984 में काओ चीन की यात्रा पे गए थे। 1988 में राजीव गांधी की चीन के बाद की ऐतिहासिक यात्रा के लिए जमीनी कार्य करना था। काओ को गांधी के द्वारा भी
इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ बेहतर और अधिक स्थिर संबंध विकसित करने के लिए सौंपा गया था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि काओ की ही 70 और 80 के दशक में तमिल गोरिल्लाओं की भूमिका निभाने में पर्याप्त भूमिका थी और उन्होंने श्रीलंकाई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। भले ही वह हाथों हाथ नहीं थे, इस अवधि के लिए काओ सुरक्षा प्रतिष्ठान के एमिनेंस ग्रीस के रूप में कार्य करते थे। काओ हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। ऐसा कहा जाता है कि इस आदमी ने जीवन भर में सिर्फ 2 बार फोटो खिंचवाई थी। दक्षिण एशिया के साथ साथ पश्चिम एशिया के में काओ के कार्यकाल के दौरान सीआई की उपस्थिति थी। उस समय राव रामेश्वर काओ के काओ बॉयज ने दुनिया भर में बहुत प्रसिद्धता हासिल करी थी। इस विश्व प्रसिद्ध जासूस की 2002 में मृत्यु हो जाती है, परंतु आज भी रॉ में उनके कार्यशैली, विनम्रता और सादगी, मृदुभाषिता को याद किया जाता है, जो एक पितृ पुरुष के तौर पर मिसाल रहे और पिता मार्गदर्शक हमेशा करते रहे।